उस टाइम प्राइवेटाइजेशन स्टार्ट हुआ, सारे संगठनों ने मिलजुल कर लड़ा और उसको वहां पे रोकने का काम किया। उसके बाद जैसे हमारे कच्चे कर्मचारी साथी थे भाई, हम इनको लड़ाई झगड़ा करके इनको पक्का करवाने का काम करते थे। ये सरकार ने नया ड्रामा खोल दिया है भाई, ये एचकेआर का। भाई मैं एचकेआर ने सरासर रूप से इन कच्चे कर्मचारियों के गले में थमा है साथियों, ये जीवन भर पक्का नहीं हो सकते। सरकार ने ये प्लान किया कि भाई इस तरीके से एक अलग डिपार्टमेंट बना लेते हैं ताकि ये कच्चे कर्मचारी जीवन भर कच्चे रहे, इनको कुछ रोजगार न मिले और पीड़ित रहे और शोषण सहते रहे साथियों। तो मैं मेरे साथियों से भी कहना चाह रहा हूं कि भाई जो साथी ये कह रहे हैं कि एचकेआर हमारे भले का है, भाइयों एचकेआर स्वीट पॉइजन है, आपको निगल जाएगा, आपके बच्चे के भविष्य को निगल जाएगा। आप बहुत सारे साथी यहाँ पे एलएम में जाते हैं हमारे साथी, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि भाई गवर्नमेंट जब एलएम की भर्ती कर दे पिछड़ी पर मैं कितने कम फार्म भरता हूँ, ये एचकेआर का ऐसा लॉलीपॉप दे दिया है, ये भाई फार्म बन गए में। तो मेरा सभी साथियों से निवेदन है, इस लड़ाई में, इस संघर्ष में एक एक साथी, एक एक कर्मचारी हमारे लिए लड़ेगा, अपने विभाग को बचाएगा, अपने परिवार को बचाएगा, अपने समाज को बचाएगा, अपने देश को बचाएगा साथी। और मेरा मजदूर संगठनों से भी निवेदन है, भैया हम कहीं कमजोर रह सकते हैं किसी न किसी रूप में, आप नहीं रह सकते कमजोर, क्योंकि आप उस नए समाज का निर्माण कर रहे हैं जिसको आपने बोलने की ताकत दी, वरना लोग बोलना भूल गए थे साथी। हम स्वार्थी हो सकते हैं कि हम अपने रोजगार के लिए लड़ रहे हैं, अपने बच्चों के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन आप लोग स्वार्थी नहीं है, आप देश और समाज के हित के लिए लड़ रहे हैं साथियों। मेरा आप सबसे निवेदन है, जो आने वाली 11-12-13 तारीख की हड़ताल है, भाई एक बात गांठ बांध लो। मेरे को इस मंच से बताने कहना चाहिए, कहना चाहिए, मेरे पास पूरे हरियाणा से विभिन्न जिलों से, विभिन्न शहरों से फोन आ रहे, हमें तालमेल को संयम तरीके से बनाए रखना है, तालमेल को छोड़ना नहीं है, जो आपसी तालमेल है उसको बनाना है, इतना गैर हटाना है इस आपसी तालमेल को ताकि इस सरकार के पसीने छूट जाए साथी। बहुत सारे साथी, एक समस्या है हमारे अंदर, ये जो पढ़ा लिखा वर्ग होता है इसके अंदर एक समस्या हो जाती है, न जाने क्यों इगोइस्ट हो जाते हैं कि मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा। साथियों कोई बड़ा नहीं है यहाँ पे, हम सब इस तरीके मेंबर हैं, सब इस तरीके। अगर आप ये मैं बड़ा वाले में चल पड़े तो इस सरकार से जीत नहीं पाओगे। इस सरकार से लड़ना है, इस सरकार को झुकाना है, इस सरकार को रेंगना है और हमें जीतना है साथियों। मैं आपको आखिरी दो वक्तव्य में बताना चाहूंगा साथियों, जिस तरीके से हमारे आंदोलन को अब आगे विभिन्न तरीकों से हमारे बीच भ्रम फैलाए जाएंगे, हमारे बीच विभिन्न बातें फैलाई जाएंगी, जो हो कर गया, मेरा वो कर गया, पहले वो कर गया, ऐसा कर गया, बस इन बातों में नहीं घुसना साथियों। हमारा एक निशाना होना चाहिए मछली की आंख की तरह कि हमें इस सरकार को झुकाना है। बीच में आने वाली बाधाओं को हम छोड़ेंगे, हम उनको दरकिनार करेंगे और हम लड़ेंगे साथियों। मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा और मैं सलाम करना चाहूंगा मेरे उन साथी, सारे बहादुर साथियों को जो इस दरी पे बैठे हैं, और मैं सलाम करना चाहूंगा पूरे हरियाणा प्रदेश में हर सर्कल में जो मेरे कर्मचारी साथी दरी पे बैठे हैं, शोभा बढ़ा रहे हैं, विभाग को बचाने की प्रयास कर रहे हैं और इस सरकार को घुटने मिलाने का काम कर रहे हैं साथी। बहुत बहुत धन्यवाद। संघर्ष मोर्चा जिंदाबाद, संघर्ष मोर्चा जिंदाबाद। धन्यवाद साथी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी का। साथियों मैंने पहले भी कहा था लिस्ट लंबी है, माफी चाहेंगे, अभी अपने बीच में 3 ही वक्ता है। उससे पहले हमारे को समर्थन देने के लिए भारतीय किसान यूनियन के साथी आए हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष सोनी दिलबाग सिंह हुड्डा जी, महादेव रामवीर डांडा जी, जिला अध्यक्ष रविंद्र दहिया जी, उपाध्यक्ष सूरजमल बैरवा जी, शहरी अध्यक्ष सतवीर लोढ़ा जी, स्टेट मेंबर राजेश बेनीवाल जी। इन साथियों का यहाँ पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों
कोई वक्ता है उससे पहले तालियों से आपको स्वागत करना चाहिए। अब मैं आमंत्रित करूंगा किसान सभा के प्रदेश अध्यक्ष दिलवाग हुड्डा जी है, वो आए और हमें समर्थन दे। दिलवाग हुड्डा जी, बहुत बहुत धन्यवाद हुआ। मैं किसान सभा से नहीं हूँ, इसको ये बात बता दूँ, आप किसान सभा में और पानी यूनिट कई है। दिलबाग हुड्डा है और लुदास मेरा गांव है, साथ ही एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साथ ही पड़ता है। और मैं गैजेटेड अधिकारी के पद से रिटायर हूँ, बीडीओ के पद से 10 साल हो गए रिटायर हुए। मन तो पहले भी ऐसा ही था किसानों के प्रति, आम समाज के प्रति, चाहे वो किसी भी लाइन का आदमी जिसके साथ अन्याय हो रहा हो, पीड़ित और शोषित की आवाज हमेशा ही उठाई। तो साथियों, सबसे पहले तो मैं आप सभी पदाधिकारी और हमारे कर्मचारी साथी, अधिकारी साथी और हमारी विशेष तरह से हमारी बहनें बेटियां जो इसी तपती गर्मी में बैठी है, सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, नमन करता हूं सभी को। भाई अब लंबा थोड़ा टाइम मेरे ख्याल में है नहीं, क्यों पहले परेशान हो रहे हो। मैं कहीं दूर गया हुआ था और वहां से गाड़ी भगा के पहुंचे मेरे साथी रामदेव ढांडा और अपने कर्मचारी कई भाइयों फोन लगातार आ रहे थे, गवर्नमेंट ड्यूटी देते थे, लाइनमैन की हो, जेई का स्कूल हो। तो साथियों, आपने भाई ने सारी बातों को बता दी, बताने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। सर एग्री स्कूल की बात हो, सर सारा प्राइवेट छोटा गाड़ी की बात हो, मैं इसमें सारे कर्मचारी इसमें आए रसीद में और किसान को मेरा बैठा आवेगा और सारा देश खिलाफ हो रहा है। मेरी बात सुन लो। सबसे पहले तो मैं भारतीय किसान यूनियन मोर्चा की तरफ से पूर्ण समर्थन करता हूँ आपकी सारी बातों का, सारी मांगों का, और आपके साथ चलने से कितना बड़ा काम करेंगे। सारे आप बुद्धिजीवी लोग, पढ़े लिखे लोग, वैसे इसमें नियारे काम का नियारे कोई दूर से समझ जाता आदमी। और भाई मैं एक निवेदन जरूर करूंगा कि जितने भी ये बातें हैं ना, गांव में किसी भाई को पता नहीं है। जब पूरी तरह से मेरे को नहीं पता, मैं एक अधिकारी पद से रिटायर को 10 साल हो गए मैंने यूनियन में काम करते हुए, पूरी जानकारी मेरे को भी नहीं है। तो एक तो ये जागरूक करो सभी लोगों को। किसान मजदूर गरीब आदमी जिसका संबंध बिजली से पड़ता है, जिसका ताल्लुक पड़ता है, चाहे टिवल की बिजली की बात हो, चाहे गांव की बिजली की बात हो, चाहे बस्ती की किसी प्रकार की बात हो, उनको जागरूक करो। लोगों नहीं होते भाई। दूसरी बात, मैं हर बार गया रूप में किसी का आंदोलन में जाऊं, एक बार तो जरूर को कर्मचारी भाई से बैठे हैं, कोई भी समाज का, किसी समाज का कहीं भी बैठा हो तो जात बरादरी की बात ना करें। करो भाई, एक हाथ जोड़ के निवेदन, आप पढ़े लिखे व्यक्ति है, मेरा बड़ा दर्द होता है इस बात का कि बैठ के ये इस बरादरी का, जो इस बरादरी का करके और सारा सौदा बांट दिया। अब ये सरकार बना गए, कहीं जात बरादरी की बात ले ली, कहीं धर्म की बात ले ली, कहीं मंदिर मस्जिद की बात ले ली, और आप आए मेरे उनमें बैठ कर फिर प्रज्ञा का भी हो। अच्छा फिर भाई, आज तो सरकार ने किसको नहीं पिटा है बता दो, मैंने एक भी मंदिर तो बता दे। अरे हमारे छोटे छोटे बेचारी आंगनबाड़ी की बहनें, मिड डे मील की महिलाएं, अब ये अपना आशा वर्कर, क्या यार उनकी नौकरी बेचारेगी। महिलाएं ज्यादातर, उन पर पैसा सारे रोड पे जाके दर दिए, किसान हुआ रोड पे जाके दर दिए, पहलवान हुआ रोड पे जाके दर दिए, कर्मचारी हुआ रोड पे जाके दर दिए। छात्रों के साथ अब क्या हुआ, मेरा पोता है 7 साल का, 8 साल के सामने मेरे पास बैठा, मेरे पास ही होता हूँ, दादू ये ऐसा क्यों किया है इन छात्रों के साथ, इन्हें ऐसी गलती क्या कर दी दादू। मेरे को बड़ा दर्द उठा इस बात का। भाई छोटा सा बच्चा यार, 7 साल का बच्चा, ये मेरे से पूछ रहा है, दादू क्यों मार रहे हैं, किस लिए मार रहे हैं इनको, ये तो विदेशी है क्या, इन्हें क्या फाइट कर दिया। मेरा बड़ा दर्द हुआ, तो मैं मेरी दुखी, मैंने उसको बताया भी कि बेटा इसी तरह से इन्हें कर दिए। पेपर की बच्चे तैयारी करते हैं, 2 साल लग जाते हैं, और वो जो पेपर होता है वो सारा पहले असल तो पहले आउट करते हैं, और उसके बाद फिर ऐसा हल हुआ है कि 4 साल फिर नंबर आया। हर बार ये काम रहे, नीट के पेपर हो, चाहे पेपर हो, और उसके लिए बेचारे प्रदर्शन कराए, विरोध कराए, मांग कराए, तो उनके लाठियां मांझी भाई। ये बात तो मैंने मेरे पोतों को बताई, तो पोता रोना हो गया, मेरा दादू अंदर से ऐसे भावुक हो गया बच्चा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ साथियों, आप सारे के सारे जितनी हमारी बेटियां बैठी है, ये बैठी है एस आर्मी के बारे में आई है छोटे छोटे, अरे क्या नौकरी है भैया, सारे देश में बेरा इस बात का। तो भाई एक के का बदला लेंगे, पिटते अगर मारेंगे, मेरी बात सुन लो। और जब तक आप संगठित नहीं रहोगे ना, जैसे बाबा भीमराव अम्बेडकर ने कही थी, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, तब जाके बात बड़ी संगठित हो जाओ, शिक्षित बन जाओ और समझ जाओ। और इसी तरह से छोटू राम क्या करते, जो किसानों की बसिया हुआ है आज तक, वो भी क्या करते, अपनी ताकत ने पिछान लो और अपने दुश्मन ने पिछान लो। दुश्मन कौन है, लेकिन आज वो बात तक सन 1940 में कई संसाधित ने, और आज तक वही पुरुष सीख पाए।
चलो थोड़े बहुत जागरूक हुए हमारे किसान साथी। 750 किसान हमारे भाव बर्बादी बॉर्डरों के ऊपर, और यहाँ हमारे पुलवामा हमले के अंदर कितने जवान मरवा दिए है। इनका एक भी बच्चा अगर छोड़ मुझे बता दो, एक भी अगर हो तो गुजरात का एक भी बच्चा फसायदा में नहीं है। तो साथियों ये लड़ाई लड़ो, मैं शायद लंबा टाइम लेगा, मैं 1 मिनट का टाइम मोड़ लूंगा आपका, सॉरी माफ हो जाता हूं आपके लिए, दिल में बातें तो बहुत है कहने के लिए, लेकिन क्या है आप भाई सारे साथी ने 2-4 बातें बताई है ना, उसकी गौर कर लो। और एक बात विशेष तौर से कहूँ, मैं सारे अपने इंजीनियर मोटे बैठे हैं, कर्मचारी बैठे हैं भाई, किसान मजदूर गरीब आदमी कोई आ जाता भाई उसकी मदद करा करो। कई आदमी ने चक्कर कटाए जावे हैं, उसे मरने में चक्कर काटते भाई, मनाक्षी को लगती बात हुआ। अरे किसान बूढ़ा किसान घर में मरदा अगर है, उसका काम नहीं हुआ है, उसको तो पानी नहीं पिलाओ, उसको चाय ना पिलाओ कोई दिक्कत नहीं, वो अच्छा व्यवहार करके उसका काम कर दो भाई, या नहीं होता हाथ जोड़ के नहीं उठना सच्ची भाई, या नहीं होता है। और बाकी आपके साथ हमने भाई मेरा नंबर लेना होगा, मेरे टीम में 30 साथी सारे आपको पदाधिकारी आए हैं, और मैं फिर पूर्ण जोर समर्थन कराएंगे बात को पूरी समझ के और पूरा साथ दिलाऊंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई। कोई शब्द मेरे से गलत निकला हो तो भाई हाथ जोड़ के माफी चाहता हूँ भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और खेत में तो आया सीधा चल दूर से आया भाई, पसीने पसीना जरा सा तेरह में ढंग नहीं हुई लुट मेरा खाता बिला उठा सब आए को नहीं आए को जरा मैं इसमें कोर्ट तुम डट तू। धन्यवाद भाई साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद उटा जी का। और उटा जी को आश्वस्त करते हैं कि भविष्य में अगर कोई बुजुर्ग हमारे किसी भी ऑफिस में आएगा, हम ऐसी दोबारा तक नहीं आने देंगे। साथियों अब मैं आदरणीय अध्यक्ष मंडल जी, साझा मोर्चा के और विभिन्न संगठनों से आए यहाँ पर सभी कर्मचारी साथियों, मातृशक्ति व किसान यूनियन से, मजदूर संगठन व अन्य सभी संगठनों से यहाँ आए, मैं यहाँ पहुंचने पर सभी का धन्यवाद करता हूँ। साथियों इस सरकार के बारे में सभी ने बताया, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ। साथियों आज जैसे हम सारे एक होकर इस सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो साथियों अगर हम यही एकता का परिचय दें तो वो दिन दूर नहीं जब हम इस सरकार को झुका गई। साथियों जो ये सरकार इसका जो कर रही है, निजीकरण कर रही है, तानाशाही चला रही है, साथियों इसका उदाहरण है कोरोना काल में। कोरोना काल में हमारे सरकारी कर्मचारियों ने ही बढ़ चढ़ कर भाग लिया, और कोरोना काल के अंदर सरकारी कर्मचारियों ने ही अपना योगदान दिया। तो निजीकरण जो था, उसके जो निजीकरण के खिलाफ जो लोगों ने विरोध किया, लेकिन सरकार ने तानाशाही रवैया अपनाते हुए हमारे ऊपर निजीकरण को थोपने का काम किया। साथियों इसी का विरोध करते हुए आज ये जो काम चल रहा है, चाहे वो डिसएग्रीकॉम हो और चाहे निजीकरण की बात हो या फिर किसी भी कर्मचारी पर तानाशाही रवैया अपनाने की बात हो, तो साथियों सभी मैं यूनियनों से, सभी संगठनों से यही कहता हूं कि एकता का परिचय दें और इस एकता के परिचय के साथ इस सरकार का विरोध करें, ताकि सरकार का हम विरोध करेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब हम इसको झुका दें। इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को समापन करता हूं और 2 नारों का आपका साथ करता हूं। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, संग्राम मोर्चा जिंदाबाद, सीएम मुर्दाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, वर्कर यूनिटी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी का। अब मैं इनेलो युवा शक्ति के नेता हमारे बीच में है साहिब जी काकड़ जी, उनसे अनुरोध करूंगा कि वो आए। साहिल देव जी शायद चले गए साथियों। अब एचपीसी वर्कर यूनियन की नेत्री हमारे बीच में पूनम कुंडू जी, उनसे अनुरोध करूंगा कि अपने विचार रखें। कुंडू जी। आज के संयुक्त जो संघर्ष मोर्चा के तहत जो चारों यूनियन इस बैनर के तले इकट्ठी हुई है और हमारे सारे समाज के विभिन्न वर्गों और यूनियनों के साथी हमारे साथ जुड़े हैं, और हमारे कर्मचारी साथी और महिला जो साथी हमारे यहाँ पर उपस्थित हैं, उन सबका मैं इस विरोध ज्ञापन के लिए जो हमारा प्रोग्राम किया गया है इसमें आपका स्वागत करती हूँ। साथियों हम वो हैं जो आजादी
आजादी के अंदर पैदा हुए थे। यहाँ पर ऑलमोस्ट जो लोग बैठे हैं वो हैं जिन्होंने आजाद भारत में जन्म लिया है, और आज जो आजादी हमें विरासत के रूप में मिली, पूर्वजों ने जो अपनी जान दे के हमें दी थी, उसको संभालने के लिए सिर्फ हमें जिम्मेदारी दी गई थी, और शायद वो जिम्मेदारी हम पूर्ण रूप से निभा ही नहीं पा रहे हैं। कितने समय से ये सरकार धीरे धीरे हमारे अलग अलग वर्गों पर अटैक कर रही है। किसानों को इन्होंने शुरू में सबसे पहले इन्होंने किसानों को ही अटैक किया था। कितने दिन तक किसान जो हैं वो वहां पर बॉर्डर पर बैठे रहे और आखिरी में झुकाकर ही आए। अभी करंट में जो अभी थे छात्रों को जो है अटैक किया गया, उन्होंने शांतिपूर्ण ढंग से अपने आंदोलन को चलाया। वो वर्ग जो हम अपने आप को बुद्धिजीवी में मानते हैं, वो हमारे बच्चे हैं, जिनको हम ये सोचते हैं शायद इनको भी इतना ज्ञान नहीं है। अपने बच्चों को हम ये कहते हैं कि बेटा अभी आपको ज्ञान नहीं है। वो बच्चे वहां पर उस बड़ी सरकार को झुकाकर जीत कर निकल गए। आज हमारे सामने सेम जो चुनौती है, वैसे ये चुनौती कितने लंबे टाइम से चली आ रही है, शायद यूनाइट भी नहीं हुए। आज पहली बार अगर हम इस बैनर के तले खड़े हुए हैं, सभी यूनियन अपने पर्सनल जो स्वार्थ थे उनको छोड़ के अगर यहाँ पर इकट्ठी हुई हैं, तो इसका मतलब हमारे अंदर जागरूकता तो पैदा हो गई है। अब इस जागरूकता को संगठित रूप से कैसे सही दिशा के अंदर शांतिपूर्ण ढंग से चलाना है, मेन काम ये है। यहाँ पर अगर जितने उपस्थित लोग हैं वो अपनी अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए सिर्फ ये समझें कि मुझे अपने से रिलेटेड जितने पर्सन हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे परिवार हैं, कोई भी है, मेरे जो भी बच्चे हैं, फैमिली है, कुछ भी है, सबको सिर्फ एक ही मैसेज देना है कि जो ये प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, ये तो एक छोटा सा स्टेप है सरकार के द्वारा। ये सरकार जब से आई है इसकी नीतियां हम पहचान नहीं पा रहे। ये जो नीतियां 10 साल पहले बनाती है, 10 साल बाद समझ आता है कि उस चीज थी क्या। तो ये जो नीतियां इन्होंने बना रखी हैं, जो प्राइवेटाइजेशन जो हमें धकेल रहे हैं, ये चाहते हैं कि इस पूरे भारत का पैसा सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों के हाथ में चला जाए। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से सोचने की एक बार जहमत करोगे तो आप देखोगे कि सो कॉल्ड जो लोग हम हाई मिडिल क्लास के अंदर अपने आप को गिनते थे, यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो अगर अपने आप को सोचें तो वो सोचेंगे कि हम मिडिल क्लास हैं और मिडिल में भी अपर में हैं। उनको आज ये चीज जान लेनी चाहिए कि अपर मिडिल क्लास इस समाज से खत्म हो चुका है। आज आप सब लोअर की ओर जा रहे हो और ज्यादा समय नहीं है। जिस दर से महंगाई बढ़ रही है और जिस हिसाब से स्कूलों की फीस बढ़ रही है, जिस हिसाब से प्राइवेटाइजेशन होकर आपकी सैलरी कम हो रही है, आप लोअर में आएंगे तो मिडिल क्लास तो यहाँ से खत्म हो जाएगी। यहाँ पर सिर्फ रहेगी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जिसमें सारी सत्ता गिने चुने 10 आदमियों के हाथ में होगी। अब आप गुलामी के नए दौर में जाओगे। पहले अंग्रेज थे, वो हमें फिर भी इज्जत देते थे। अब आप अपने ही लोगों का गुलाम बनोगे, उन 10 बंदों के अंदर आप काम करोगे। जो यहाँ पर ये सोच के बैठे हैं कि हमारी तो इतनी कर रही है, हमारा घर चल रहा है, हमारे बच्चे तो अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो इस चीज के लिए तैयार हो जाएं कि आपके बच्चों के लिए तो इन द लॉन्ग रन अगर आप सोचे बैठे हैं तो जो AI आ रही है और जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है उसके तहत आपके बच्चों के पास तो नौकरियां हैं नहीं, कारोबार कुछ है नहीं। अगर कोई ये सोच रहा है व्यापारी वर्ग कि हमारे बच्चे तो उस बिजनेस को चला लेंगे जिसको आज हम धड़ल्ले से कहते हैं कि मेरी दुकान तो सही से चल रही है, तो वो भी अपना जो वहम है वो निकाल दे। क्यों? क्योंकि जो ये बिजनेस चल रहे हैं ये भी आज के दिन में ही, आप एक एग्जांपल उठा लो, कोई बिजनेस कपड़े का उठा लो, हर घर में दुकान है, वो बिजनेस जो धड़ल्ले से चलते थे आज बंद होने की कगार पे आ चुके हैं। वो बड़े बड़े व्यापारी भी अब इस सोच में है कि हमारे बच्चे कहाँ सेट होंगे। तो ना प्रोफेशनल, ना व्यापारी वर्ग में, ना ही सरकारी सेक्टर में आप कहीं अपने बच्चों को नहीं देख पा रहे हैं। और छोड़ो अपने बच्चों की बात, आप अपने खुद के ऊपर आ जाइए। अगर एग्री डिस्कॉम आती है या पैरेलल लाइसेंसिंग आती है या स्मार्ट मीटर का मुद्दा है, तो ये सब आपको गुलाम बना रहे हैं। एग्री डिस्कॉम के लिए जो खुश हुए बैठे हैं कि हम अपने घर के पास जाके नौकरी करेंगे, एग्री डिस्कॉम 4 साल के अंदर बंद होते हुए मैं आपको दिखा दूंगी। कहां से चलेगी जब क्रॉस सब्सिडी नहीं होगी? लॉस में से कौन फ्री की बिजली देगा अपने घर में? अगर कोई
इंसान बीमार पड़ जाए ना बेड के ऊपर, आपके फैमिली मेंबर वो बोझ बन जाता है। तो ये जो किसान हैं, जो ये हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं, वो हमारे सरकार के ऊपर बोझ नहीं बनेंगे। जब वो बोझ बन गए तो क्या एग्री डिस्कॉम बंद नहीं होगी? और जब वो बोझ बन गए तो आपको सबसे बड़ा बोझ हो जिनको सैलरी देनी पड़ेगी। दूसरा, पैरेलल लाइसेंसिंग। पैरेलल लाइसेंसिंग जस्ट लाइक जियो। हम सब वो बैठे हैं जिन्होंने जियो के सिम खरीदे थे BSNL को छोड़ के। क्यों? फ्री में मिल रहे थे, बड़े सस्ते थे, बहुत, मतलब हमें तो ये लग रहा था फ्री की चीज हम कितनी ले लें, बहुत अच्छी चीज है। आज सेम यही जनता जो बाहर बैठी है आप कर्मचारियों के साथ सेम करेगी। पहले डिस्कॉम पहले 2 साल 3 साल इतनी सस्ती बिजली देगी कि आप लोगों से कोई नहीं बिजली खरीदने वाला। जब आपसे बिजली नहीं खरीदेंगे, आपको प्रॉफिट नहीं होगा, आपकी कंपनी लॉस में चली जाएगी, तो आपको सैलरी कहां से मिलेगी? आपकी सैलरी सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट बेस है, आपको गवर्नमेंट के थ्रू सैलरी नहीं मिल रही है। तो अगर प्रॉफिट बेस है तो लॉस के आते ही आप लोग घर पर बैठ जाओगे। और ये सब लोग जो यहाँ पर आज सो कॉल्ड अपने आप को वेल सेट कह रहे हैं, चाहे वो हम ऑफिसर्स हैं या ऑफिशियल्स हैं, वो बेरोजगारी की कतार में खड़े हो जाएंगे और उनके बच्चों का भविष्य वो अपने खुद के पैरों से कुचल देंगे। सिर्फ जरूरत कितनी है, ये काफी नहीं है। मैं नहीं कह रही कि ये काफी है। अभी जो 3 दिवसीय हमारी हड़ताल आएगी उसके अंदर ना 100% मैं कहती हूँ कि काफी लंबा टाइम हो गया है बोलते हुए सभी साथियों को, तो ज्यादा टाइम तो मैं नहीं लूंगा आपका। तो एक बार जो जोश की कमी हमारे बीच में रह गई है उसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं और 2 नारों के साथ आपका शुरू करता हूँ। आप बड़ी नहीं बात यार। और जो भी तमाम साथी पीछे एक बार प्लीज एक बार आगे आ जाओ सारे साथी। अब चलने का प्रोग्राम है, मेरे बाद अध्यक्ष जी बोलेंगे, उसके बाद चलने का प्रोग्राम है। तो साथियों पहले सबसे पहले तो मैं चारों यूनियन है उनको बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने एक संघर्ष, एक साझा मोर्चा तैयार किया और इससे जो हमारे मुद्दे हैं उसको आगे लेके चलने का काम कर रहे हैं। साथियों मैं अपनी बताऊं तो जब से बिजली बोर्ड में लगा हूं तब से सुनता आ रहा हूं कि बिजली बोर्ड प्राइवेट होने जा रहा है। इसका प्राइवेट मीडिया के घर जड़ में सूच भरा है, अगड़ा गिर जाए बड़े बुद्धिजीवी के पास से बातें पूछ रहा है कि इससे तेरे तक के बना तो छोटी चोट तक पानी रुक जाएगा, मेरी इससे पानी को रुक जा ना, इसका आगे गुटी गया जो आग जितनी नगरी और गुटी होने। लेकिन कल अगर इस गांव को बचाने में अगर किसी का नाम आएगा तो उस चिड़िया का आएगा साथियों। तो साथियों मैं यही बात को बताना चाहता हूं, कल अगर इस बिजली बोर्ड को बचाने का नाम आएगा ना आप सभी साथियों का साथियों, जो साथी अंदर ऑफिसों में बैठे न किसी का नाम नहीं हो साथियों, कल आपके बच्चे आने वाली पीढ़ियां सिर्फ और सिर्फ आपको याद रखेगी साथियों। तो साथियों अब जो आगे आपको जो भी साथी डायरेक्शन दे उसी हिसाब से हम नए मोर्चे की तरफ चलना है साथियों। डीसी को जो ज्ञापन देना है, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय वर्कर जय हिंद। तो साथियों बहुत से साथी हैं, मैंने पहले भी कहा था कि हम समय नहीं दे पाए, उसके लिए माफी चाहूंगा। मैं एक बार साथियों नाम आपके बीच में रख देता हूँ। साथी जगविंदर पूनिया, साथी सुबे काजन, साथी दिलीप सोनी, साथी प्रदीप लोरा, साथी धर्मेंद्र शर्मा, साथी दिलबाग दंगड़ा, साथी अनिल बागड़ी, साथी सुशील वाकर, साथी राजविंदर शर्मा, साथी अशोक नेहरा, साथी अनिल शर्मा, नरेश गौतम जी खेतर से हैं, साथी सुनील सहारण, दलजीत पंगाल जी। मैं पुनः इनसे माफी चाहता हूँ, हम इनको स्टेज पर बोलने का मौका नहीं दे पाए। साथी जसवंत भी हमारे बीच में है। अब साथियों हमारे मुख्य वक्ता आपके बीच में पहुंचे, हम बार बार अपील कर रहे हैं, जो साथी पीछे खड़े हैं वो स्टेज पर जरी पर आ जाए। उसके बाद साथियों ये कारवा डीसी ऑफिस की तरफ बढ़ेगा, उसमें साथियों आगे बैनर होगा, साथ में महिला शक्ति होगी, बीच में गाड़ी होगी जिसमें माइक लगा हुआ है और लाइन में साथियों में सबको चलना है। उसके बाद साथियों जो ये प्रोग्राम चल रहा है
वो 3 दिन की स्ट्राइक का दौरान इसका प्रोग्राम अपना। मैं फिर एक बार साथियों से अपील करता हूँ कि एक तो इस हड़ताल में सरकार अपने को गदर धमकी भी देगी, एस्मा भी लगाएगी, गिरफ्तार भी करेगी, ये तो स्टेज में बैठे केरोसिन धारा के गायब भी कर दिए। ऐसी सरकार की मंशा है। साथी दिमाग हुड्डा जी बैठे हुए, कई बार ऐसा हुआ इनके साथ। और नहीं तो ये केवल अगर धर्म को रोक क्या उसमें रोक दे कई बार। तो साथियों डरने की जरूरत नहीं है। ऐसी गदर धमकी हर एक सरकार देती आई है, लेकिन बिजली का कर्मचारी एक बार भी किसी भी टाइम इन गदर धमकियों से पीछे नहीं हटा। तो साथियों सारी तीनों यूनियनों से मेरा अनुरोध और भी है कि 10 तारीख को 10 बजे रात के हड़ताल शुरू हो जाएगी। उससे पहले पे रोल निकाल करके सारे साथियों के साइन करवा के सबमिट दे देगी एसडीओ को। सबमिट दे देगी एसडीओ को। एसडीओ हड़ताल पे है तो देवेंगे एक्शन साहब ने, एक्शन हड़ताल पे है तो देवेंगे एसपी साहब ने, और एसपी साहब हड़ताल पे तो देवेंगे चीफ ने। और चीफ भी हड़ताल पे है तो साथियों डायरेक्टर को डायरेक्टर हड़ताल पे तो एमडी खुद जिम्मेदार होगा, अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं है। वेरी गुड। ये साथियों से मेरी विनती है, अगले हफ्ते छुट्टियों के बाद में सारी सभी पे ये नहीं देख रहा कि ओम प्रकाश हवा का राजा होगा, तो हम सारे प्रधान हो साइन कराने जाऊंगा हाईकोर्ट में। तो अब साथियों जो साथी पीछे खड़े हैं, मेरी पुनः अपील है, मौसम भी थोड़ा ठंडा हो गया और साथी अपने विचार रखेंगे, बात रखें। मुख्य वक्ता के तौर पे रविंद्र गणकर जी आपके बीच में आए। तालियों से स्वागत करें गणकर जी का। कोई साथी पानी या पिलानी हो तो पानी की बोतल या बीच में बताओ प्लीज। धन्यवाद साथी। नारों से शुरुआत करना चाहूंगा। कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। थोड़े से और जोर से लगाएं, और जो साथी दूर बैठे हैं उन चीजों को मिस कर जाएंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो आवाज जहां तक सुन रहे हैं वो सारे के सारे एक बार पंडाल के नीचे आ जाएं। हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज तो तुमको सुननी होगी। साथियों अपने यहाँ हो सकता है बिजली डिपार्टमेंट के अलावा कुछ किसान भी बैठे हों, कुछ अलग संस्था के लोग भी बैठे हों, तो उनकी शुरुआत बिल्कुल शुरुआत से कहना चाहूंगा कि इंडिया के अंदर जब पावर सेक्टर आया था कहां से शुरुआत और इधर कहां हम पहुंच गए हैं। 1899 के अंदर सबसे पहले कोलकाता के अंदर प्राइवेट सेक्टर के अंदर जनरेशन शुरू हुई थी साथियों, और धीरे धीरे वो मुंबई, हिसार, भिवानी जो मेन जगह थी वहां प्राइवेट सेक्टर ने अपने जनरेटर लगाए और आसपास की जो इंडस्ट्री थी उसमें लाइट देने का काम किया। उस टाइम लाइट सिर्फ डीसी ऑफिस और जो मेन इंडस्ट्री थी वहीं तक सीमित थी साथियों। जब देश आजाद हुआ उसके बाद एक जरूरत महसूस हुई कि भाई हमें इस सेक्टर को, क्योंकि बिजली, पानी और सड़क पे ही सरकारें गिरती और बिगड़ती थी, हमने देखा अपनी आंखों से। तो जब ये प्राइवेट सेक्टर था आजादी से पहले, इसको बंडलिंग करके हमें जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है वो पूरे कंट्री के अंदर बनाए गए। तो 1948 के अंदर हमारा ये बोर्ड बना और जितनी भी प्राइवेट कंपनियां थी उनको मर्ज करके उनके सारे कर्मचारी इसमें बोर्ड के अंदर मर्ज करके वहां से हम 1948 से हमने शुरुआत की, और शुरुआत करते करते हम पहुंच गए 1995-96 तक, इवन 91 तक लगा लो। 91 के अंदर जब ये इंडिया के अंदर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ और ये सारी चीजें, कंपनियां फैक्ट्रियां लगाने शुरू की यहाँ, तो उस टाइम ये डिमांड हुई भाई सेक्टर को भी प्राइवेट किया जाए। तो सबसे पहले 3 स्टेट ऐसे थे जिन्होंने प्राइवेटाइजेशन को उस टाइम चुना था। सबसे पहला उड़ीसा था, दूसरा अपना हरियाणा और तीसरा फिर आंध्र प्रदेश। उड़ीसा के अंदर जो कंपनी आई थी वो यूएसए की आई थी और वो 1 साल भी नहीं टिक पाई थी, क्योंकि वहां जब तूफान आया तो इतना ज्यादा नुकसान हो गया साथियों, आग खड़ी करके छोड़ के चली गई थी। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि प्राइवेट सेक्टर और सरकारी सेक्टर का फर्क कहाँ है।
क्योंकि प्राइवेट सेक्टर हमेशा मुनाफा देखेगा, वो कभी सर्विस के लिए नहीं सोचेगा। तो उसका जब प्रॉफिट, जब नुकसान होना शुरू हुआ तभी आप खड़ेगा तो मेरा व्यापार नहीं मैं चल रहा, आराम से निकल जाएगा। सेम स्थिति ये तो चलो 90 से मतलब 2000 से जस्ट पहले की बात है, लेकिन अपने सामने मतलब DHPN और अपनी क्योंकि पावर परचेज अपना इकट्ठा ही है। 2010 के अंदर अपना एग्रीमेंट होता है अदानी के साथ 1000 मेगावाट का, और किस रेट पे अदानी ने कमिटमेंट की, ये किया 2 रुपए 94 पैसे में आपको लाइट दे देंगे। बहुत सस्ती लाइट है, और गुजरात से यहाँ तक महेंद्रगढ़ तक स्पेशल डेडिकेटेड लाइन सरकार के खर्चे पे लगा के और इस रेट में तय हो गया, और कई सालों का कॉन्ट्रैक्ट हो गया। लेकिन हुआ क्या, अदानी ने बहाना क्या लगाया, बोला भाई कोयला मेरे को यहाँ बढ़िया क्वालिटी का मिल नहीं रहा, मेरे को इंडोनेशिया से कोयला लेना पड़ेगा और मेरा पड़ता नहीं पड़ रहा, मैं लाइट नहीं दे सकता। और 2020 के अंदर साथियों आपको याद होगा, मतलब दिन में भी और रात में भी कट लगने लग गए थे। क्यों? क्योंकि अदानी ने बिल्कुल सरकार की बांह मरोड़ दी बिल्कुल बुरी तरीके से। क्यों? क्योंकि अपने यहाँ पर थर्मल पावर प्लांट लगे नहीं कोई, और जो कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था उसने देने से मना कर दिया पीछे से, हम कहाँ जाएंगे। तब सरकार की पहली बार आंख खुली थी कि हमें अपने प्लांट खुद के लगाने पड़ेंगे, और उसी के कारण क्या हुआ कि आज यमुनानगर के अंदर और खेतड़ के अंदर अपने एक प्लांट HPCL की तरफ से मंजूर हो गई है। तो सरकार को पता है कि सेक्टर कितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन सरकार की मंशा, जो अकेले में हरियाणा सरकार की बात नहीं कर रहा, आज के टाइम जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो सेंटर से पॉलिसी ऐसी बनवाते हैं कि सेक्टर पे कैसे कब्जा किया जाए। जब मैं बात कर रहा था बिजली, सड़क और पानी की, तो सड़क तो साथियों आपने देख लिया, हर जगह कब्जा कर दिया है। जैसे सड़क पे कब्जा किया है टोल लगा के, वैसी ही पॉलिसी एक बना दी गई है TBCB, टैरिफ बेस्ड कॉम्पिटिटिव बिडिंग। ये क्या चीज है, ये आपने हो सकता है कि बिजली बोर्ड वालों ने भी नहीं सुनी होगी TBCB क्या चीज है। ये TBCB की शुरुआत 2010 में हो गई थी, जब एक सोनीपत में और एक रोहतक के अंदर हमारा 400 kV का बिजली घर प्राइवेट सेक्टर को दे दिया गया था कि भाई पर यूनिट तुम पैसे लेते रहना और इसको 25 साल तक तुम ही मेंटेन करो। लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि उन बिजली घरों पे हम अपना नया ट्रांसफार्मर रख सकते, ना हमारा कोई बंदा वहां एंटर कर सकता। सेम ऐसी स्थिति 2020 के बाद स्टरलाइट कंपनी को 4 बिजली घर 400 kV गुड़गांव में दे दिए गए हैं। तो ये पैरेलल लाइसेंसिंग का जब यहाँ DH में कंसेप्ट है ना, तब मैं पीछे पूरे पास HPCL FPPL को स्टडी करने बैठा तो ये चीजें पता लगी कि प्राइवेटाइजेशन की शुरुआत तो 2010 में हो गई थी, लेकिन किसी बंदे ने, किसी एसोसिएशन ने ये मांग नहीं उठाई जो आज हम यहाँ उठाने के लिए पहुंचे हुए थे। हमें उसी दिन सरकार को सचेत करना चाहिए था कि भाई ये सेक्टर तो हम प्राइवेट नहीं होने देंगे किसी भी कीमत पर। लेकिन कोई बात नहीं, देर है सवेरा है, हमारी आंखें कब खुली, जब बजट अनाउंसमेंट में CM साहब ने कह दिया हम किसानों का भला चाहते हैं और उनके कनेक्शन हम जल्दी रिलीज करवाने के लिए एक नई एग्री डिस्कॉम लेके आएंगे। लेकिन उसके अंदर कहीं कुछ नहीं था भाई कैसे करेंगे, क्योंकि आज के टाइम साथियों बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को भी पता है, हर किसानों को भी पता है, आज बड़े बड़े जो काम होते हैं टेंडर के थ्रू होते हैं। जब नई कंपनी बना देंगे तब भी टेंडर होना है, उसमें कैसे सरकार फास्ट कर देगी ये हमारे को समझ से परे है। अबे हमने टेंडर करना है, ठेकेदार लाना है, वो खंबे खड़े करेगा, ट्रांसफार्मर लगाएगा, तो जल्दी कैसे हो जाएगी, कोई समझ में नहीं चीजें। दूसरा प्रोक्योरमेंट है, प्रोक्योरमेंट आज भी DH यूज कर रहा है और उसके बाद भी DH यूज करेगा, तो वो भी कोई फास्ट चीज नहीं होने वाली। तो हमारा तो सरकार से मांग एक ही है कि भाई आपने कनेक्शन फास्ट करने हैं तो कनेक्शन खोलने की पावर आपके हाथ में है, कनेक्शन आप खोलो, जैसे DH के खोल रखे हैं, जैसे NDH के खोल रखे हैं, और हम ताकि कट्ठा माल खरीदना और कट्ठे ठेकेदारों को बुलाकर गले ही गला जैसे डोमेस्टिक के कर रहे हैं। हाँ, आज हम 15 दिन के अंदर कनेक्शन अपना डोमेस्टिक का दे देते हैं, तो दूसरे भी दे देंगे, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं। लेकिन आपको जल्दी करवाने हैं तो आप हमें पावर दो, और आपको फिर भी जल्दी करवाना है तो एक चीफ इंजीनियर, एक SC न्यारा बिठा दो इस काम के लिए, एक महकमा खोलने के लिए, एक IAS न्यारा बिठाने के लिए, 3 डायरेक्टर बिठाने की कोई जरूरत नहीं साथी इस काम के लिए। ये कोई ऐसी रिसर्च वाली चीज नहीं है कि अलग का महकमा बन जाएगा तो भाई जल्दी फास्ट हो जाएगा काम। लेकिन जो हम समझ पा रहे हैं इसके पीछे किसानों का फायदा नहीं है, इसके पीछे है कि महकमे को तोड़ दो, तोड़ने के बाद किसानों को तो ये कह के मना लेंगे 10 पैसे में आपको लाइट देंगे और आपकी जो सब्सिडी है वो आपके सीधे खाते में आएगी, जैसे गैस की आया करती। तो गैस की साथियों आपको पता होगा कितनी सब्सिडी आ रही है खाते में, तो सेम स्थिति किसानों के साथ कर दी जाएगी। अब हो सकता है कि खाते में तो 2000 रुपये आ जाए, लेकिन वो कब खर्च हो जाए जब पता नहीं लगेगा, फिर डिफॉल्टर का ठप्पा लग जाए किसान के ऊपर। कहने का मतलब किसान को तो उस तरीके से मारेंगे, और हमें कैसे मारेंगे कि महकमा न्यारा कर दिया
अब कोई आधा स्टाफ उधर चला जाएगा और बाकी जो स्टाफ है उनके सारे और जो डिपार्टमेंट के डिस्कॉम बच जाएंगे उनके पल्ले कुछ होगा नहीं, कैसे संभाल पाएंगे? इसको भी प्राइवेट कर दो भाई। मतलब उस चीज को प्राइवेट सेक्टर इजीली ले लेगा, क्योंकि शहरों में काम करना किसी भी प्राइवेट कंपनी के लिए इजी है, खेतों के ऊपर डोलों के अंदर जाकर वहां काम करना बहुत प्राइवेट सेक्टर के लिए मुश्किल है। तो एग्री डिस्कॉम बेसिकली क्या करना चाह रहे हैं, न्यारा बना के ना बाकी सौदा बचेगा ना कोई भी खरीद लेगा। तो चारे ये है साथियों, इसलिए सरकार की मंशा को हमें समझना पड़ेगा और जो तरीके सरकार अपना, अच्छा एक तरीका नहीं, ये तो एग्री डिस्कॉम हो गया, दूसरा तरीका क्या है कि इन कंपनियों को बाजार में लिस्ट करवा दो, आईपीओ निकाल दो इनका, जैसे आप शेयर निकालते हैं। आज के टाइम थर्मल और एचयूपीएल दोनों के अकाउंट के अफसर इसी काम पर लगे हुए हैं कि दिसंबर से पहले पहले कैसे इसका आईपीओ लेके आए। तो आईपीओ अगर मार्केट में आएगा तो खरीदेगा कौन साथियों? जिसके पास पैसे होंगे, मतलब पूंजीपति। और पूंजीपति एग्जाम्पल अपने सामने है, जो मैं भी बता रहा था, गुजरात उड़ीसा के अंदर शेयर मार्केट में निकाल के 51% होते ही अपना सरकार का कंट्रोल बाहर हो गया था। सेम स्थिति यहाँ होगी, शेयर बिकते रहेंगे, खरीदते रहेंगे, 51% होती है सरकार पीछे और सारे कर्मचारी प्राइवेट सेक्टर के। तो ये सौदा तो बैकएंड से शुरू हो गया है, हमें समझना पड़ेगा और लोगों को समझाना पड़ेगा कि इतना इंपॉर्टेंट सेक्टर, क्योंकि आप ये देखो कि प्राइवेट सेक्टर की जो अभी भाई बता रहे थे, कोरोना टाइम के अंदर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई थे, कोई पब्लिक क्षेत्र से हो, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट से हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो, मतलब हर डिपार्टमेंट के सरकारी कर्मचारियों तो भाग भाग के काम किया। और प्राइवेट सेक्टर के जो कर्मचारी थे ना, उन्होंने एक किस्म से जो उनकी दिहाड़ी मतलब 500 रुपए थी ना, कि मैं 1200 रुपए लूंगा तब चल लूंगा मैं, ऐसा ब्लैकमेलिंग प्राइवेट सेक्टर के अंदर होती हमने देखी है। इवन प्राइवेट सेक्टर की के नर्स हैं, हेल्थ वर्कर हैं, मतलब ऐसी स्थिति बिल्कुल हमारी आंखों के सामने हुई। तो ये प्राइवेट सेक्टर की बजाय हमारी डिमांड ये है कि इसको पब्लिक सेक्टर ही रहने दो। पब्लिक सेक्टर, हाँ कुछ कमियां हो सकती हैं, क्यों हो सकती हैं, मैं एग्जांपल दूंगा कि मान लो अपने पास भाई 100 पार्क हैं और एक माली है, भाई संभालो इसको, तो माली कितना संभाल देगा? वो तो कह देगा कि संभाल दूंगा, लेकिन कितना संभाल देगा अपने इधर है। सेम स्थिति अपने साथ है। आज हम 14,000 फीडरों को और 1,000 बिजली घरों को कैसे मेंटेन कर रहे हैं, वो हमारी चीज जानता है कि हमें अबे किसी का किसान तो नूरो है कि मेरा हैंडल खराब हो गया, भाई बदल दे। लाइनमैन नूरो है कि स्टोर में पैर तक आवेगा कुकर, मतलब इसकी मतलब आ जाए और उसको लेबर मिल जाए तो उसको जोड़ने में कोई समस्या नहीं है। लेकिन सोचे इतने कॉम्प्लेक्स हो चुके हैं, सब ने अपने खड़े करके आंख बंद कर लिए हैं। तो हमारी डिमांड ये है, अधिकारियों को पावर दो, सारी चीज कर जाना है, लेकिन सरकार ने सीधी नीयत है, जितनी प्रॉब्लम है कर्मचारियों की, अधिकारियों की, एक एक करके सारी सोल्व करनी पड़ेगी, ताकि सारे कंज्यूमर और सारे किसान जिस स्पीड से सर्विस चाहते हैं वैसी स्पीड से हम दे पावा सकते हैं। तो तीसरा क्या था, स्मार्ट मीटर। स्मार्ट मीटर हमें एज ए इंडिविजुअल, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, आप इंडस्ट्री पर लगाओ, लेकिन घरेलू सेक्टर अपने आरडीएस के अंदर और दुकानों के अंदर, मतलब उसमें क्या है कि रिचार्ज खत्म होया नहीं और बंद होया नहीं। तो मान लो भरी गर्मी के अंदर रात के टाइम 7 बजे अगर बंद हो गया ना, तो वो आप पैसे भी जमा करवा जाओगे तो आपका 24 घंटे बाद चल रहा। इतनी गंदी समस्या इसके है तक, और पूरा यूपीआर के टाइम को खतरा लग रहा है। कल रिपोर्ट आई थी, मतलब 35,000 स्मार्ट मीटर एकदम बंद हो गए। अब सॉफ्टवेयर पहुंच जाओ, अभी जरूरी होगी। तो स्मार्ट मीटर ऐसा गंदा काम है, आपने रेवेन्यू लेना है आप इंडस्ट्री को लगाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन किसी भी डोमेस्टिक कंज्यूमर के ऊपर हमारी इतनी इच्छा है, इस पर स्मार्ट मीटर कभी नहीं आने चाहिए, कभी नहीं आने चाहिए। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी साथी जो अपने दूसरा इसी तरीके से रिस्ट्रक्चरिंग एचयूपीएल और एक्सपीरियंस मान सकते हैं, चलो पॉइंट नहीं आए थे, लेकिन एचयूपीएल में 2010 के बाद आज 2026 का बीच में आ गया है। तो कितने 16 साल से ज्यादा, लगभग 2.5 गुना से 3 गुना के आसपास हमारे बिजली घरों लाइनें बन गई है। आज भी उसी स्टाफ के साथ काम चल रहा है, वही अधिकारी काम चला रहे हैं। मैम, तो ऐसा सिस्टम आपका इंटरव्यू चाहिए होगा बाद में। सारे आंकड़े सरकार के पास है, थैंक यू। आप सिस्टम लेके आओ, बढ़ाओ उस तरीके से। आप ये चेयर ले। और यूएस के अंदर हमारे 6,000 गाँव में से मोर देन 54-55 गाँव में पूरे हरियाणा के अंदर 24 घंटे बिजली मारा गाँव के तहत आ गई है। अब जब 12 घंटे लाइट थी तब भी कर्मचारी उतने थे, आज 24 घंटे लाइट करती है तब भी कर्मचारी उतने हैं। तो हमारी मांग ये है कि थर्मल के पैटर्न पे कभी 8-8 घंटे की ड्यूटी आप कर्मचारी बढ़ाओ, नहीं सर्विस अगर 24 घंटे प्रॉपर तरीके से अगर गांव में भी लेनी है। आज समस्या क्या है कि ऑलरेडी कार्ड गांव में क्यों जुड़ गया, लगाएगा कौन भाई?
वहाँ कर्मचारी भाई 8 घंटे दे सकता है। बल्कि कल मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था कि विदेशों में तो इन्फोसिस जैसी कंपनी पर करोड़ों रुपए इस बात का जुर्माना लग जाता है कि आपने कर्मचारी से 2 घंटे काम फालतू ले लिया, और हमें रोना आ दिया पड़ता 12 घंटे का। तो समस्याएं सरकार को सोचनी पड़ेगी। अगर सिस्टम ढंग से चला तो सिस्टम के हिसाब से चल लगा, एक प्रॉब्लम ध्यान से सुन के उनका समाधान ढंग से करना पड़ेगा। तो सारी मांगे जो कर्मचारियों की थी, जो अधिकारियों की थी, हमने सीएम साहब को भेज दी हैं। एक एक बात के ऊपर हम ये चाहते हैं कि छोटी छोटी मांगे जो सरकार तुरंत मांग सकती है वो तो बाद की बात है जब डिस्कशन होगा, लेकिन पहली तरीके निकाल रखे हैं एग्री डिस्कॉम और दूसरा पैरेलल लाइसेंसिंग और तीसरा टीबीसीबी और हमारा रिस्ट्रक्चरिंग और स्मार्ट मीटर। ये जो मुख्य मुद्दे हैं, इनके बाद ही कोई बात होगी तो बाकी मुद्दों पे होगी। अदरवाइज ये मांग हमारी सबसे प्रमुख मांग है और इन्हीं मांगों के लिए ये जो संयुक्त मोर्चा बनाया चाहती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगा और सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो संघर्ष मोर्चा आज बना है, कई लोग कल उंगलियां न दिखाएं कि भाई किस तरीके से संघर्ष मोर्चा बना था और अपनी इस पे कामयाब नहीं हो पाया। संघर्ष मोर्चा हर मांग के लिए बना है और ये मांग हमें गांव के अंदर हर कर्मचारी के अंदर से किसी भी संगठन का कच्चा है, पक्का है, स्कैन का है, सबको समझाना पड़ेगा कि सौदा बचेगा तो बाकी चीज है भाई, और नहीं तो एक लास्ट मौका है ये। इस मौके पे अगर मिलजुल के हमें कुछ बचा पाए तो हम जो हमारे पूर्वज, जो हमारे पहले वाले साथी इस डिपार्टमेंट को छोड़ गए थे, उससे आगे कहीं हम ले जा पाएंगे। नहीं तो बड़ी नजदीक है तो साथियों, ये बहुत नजदीक के आसपास पहुंच गए। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद साहब का। धनखड़ साहब ने बता दिया कि धनखड़ साहब ने कि जो 24 तारीख में साझा मोर्चा बना था तो हम लोग वो साझा करने अनुसार ले रहे थे ना, वो हमने 23 तारीख में कुर्सी पर टांग दिया। हमारी तरफ तो हम कोई कमी को नहीं आने देंगे, ये हम आश्वस्त करते हैं। हाँ, सभी की तरफ से ना साथियों, अब हम आगे चलेंगे। उससे पहले साथी अपने कॉमन जी है, कॉमन कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी बात सुनेंगे। एक साथियों से विनती है, सबके साधन यही रहने चाहिए। कोई बाइक लेके गाड़ी लेके नहीं जाएगा, लाइन में आप साथी चल जाएंगे, बैनर रखा होगा, माइक बीच में होगा, सारे साथी लाइन में खुलेंगे। उससे पहले कॉमन साहब। साथियों, मैं आपसे एक ही गुजारिश करूंगा, जैसे आपने पिछले सप्ताह देखा था क्रोको जनता पार्टी वो तो बच्चे थे, जब बच्चे इतने अनुशासन में रह सकते हम तो उनसे बहुत बड़े हैं। ऐसी हमारी तो भीड़, हम तो उनसे पढ़े लिखे, हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे आप लोगों से कि मतलब आप लोग हमारा मनोबल बढ़ाएं। आप लोग याद करें, हरियाणा रोडवेज की यूनियन बहुत तगड़ी यूनियन मानी जाती थी ऐसी, उसके अंदर सोचो आप लोग उन्होंने क्या किया, प्राइवेट प्लेयर्स को ला दिया ना, प्राइवेट इको पे उनकी गाड़ियां चलती हैं। अगर हरियाणा रोडवेज वाले हड़ताल पे बैठ जाते हैं उनका क्या होता है? उनकी सरकार सुनती है क्या साथियों? नहीं सुनती। क्यों? क्योंकि वो पब्लिक के लिए प्राइवेट गाड़ी चला देते हैं। तो साथियों, हम लोगों के साथ भी ऐसा ही होने वाला है। तो इस बिजली बोर्ड को बताने की जिम्मेदारी से सबकी। आप अभी तक आप लोग कहते हैं कि बिजली बोर्ड की यूनियन तगड़ी है, तगड़ी, तो उसकी शक्ति दिखाने का समय आ गया साथियों। और आप ताजा उदाहरण है हरियाणा रोडवेज, कहीं दूसरी रोडवेज नहीं है, ये देश में दिखा दिया। एक्शन साहब ने देखो आपको क्या क्या बताया, 1948 से कहानी 1991 की, ये तो अभी हुए हैं। 5 साल में इनको टीए मिला है, हिसाब से आपने देखा था। 5 साल में जाके इन्होंने प्रोटेस्ट करके इनको टीए मिला है। तो आपको क्या लगता है कि पहले लाइसेंस से आने के बाद आपको सैलरी मिल जाएगी? तो साथियों, आप लोगों को इस टाइप से सोचना पड़ेगा। गुड़गांव चला गया, सोनीपत चला गया, कल फरीदाबाद चला गया, तो क्या होगा? बिजली बोर्ड के पास कह दे कि सरकार की पैसा नहीं है, कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं देंगे हम लोग, तो जी किसी का कुछ भी नहीं बचेगा, सबका हमारा बिगड़ेगा। तो ये इकट्ठा होने की जरूरत है, अनुशासन बनाए रखें। बार बार बंद से आपके प्रवक्ता कह रहे हैं कि साथियों मिलो, बैठो बैठो बैठो, आपका इंटरव्यू मिले? हमारी नगाहें हैं, सर मैं प्राइवेट हूँ और हमारा चैनल सर, जो हम जिनका इंटरव्यू लेते हैं उनका नाम और उनकी पोस्ट हम रिवील नहीं करते।
यदि आप परमिशन दे तो हम आपकी कर सकते हैं। और ये सारा जो भी हमने यहाँ पे रिकॉर्डिंग हुई वो सारी यूट्यूब पे जाएगी सर। हाँ सर, प्राइवेट चैनल है, यूट्यूब चैनल। बस इंटरव्यू लेना सर, छोटा सा। देखिए, हमारे इंटरव्यू के मेन एजेंडाज हैं, ग्राउंड रिपोर्ट हम लेते हैं कि जहाँ भी कोई भी ऐसे जैसे यहाँ प्रदर्शन हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कारण क्या है और इसके पीछे जिम्मेदार कौन है या गलत क्या हुआ है। हम हर एक पक्ष को देखने की कोशिश करते हैं साथ में मिलकर। तो ये हमारा एजेंडा है। एक बार हमारा स्टार्ट हो गया, आप डीसी ऑफिस में आपको देंगे। ओके, ठीक है, शो। जी सर। ये रख दिया गया।